हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लास में स्वागत है। तो आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिलों का समांतर क्रम संयोजन, जो कि आज की लेक्चर बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। तो गाइस जो चैनल से जुड़ गए होंगे उनके लिए थैंक यू, और जो चैनल से नहीं जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की सेशन को जबरदस्त शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके भी जाइएगा। तो चलिए आज की लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। तो आज की लेक्चर क्या है? सेलों का समांतर क्रम संयोजन, जिसे एक नाम से और जाना जाता है पार्श्व क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन? पार्श्व क्रम संयोजन। ध्यान से समझिएगा, इस संयोजन को हम लोग समझते हैं। आइए, तो पहले इनका हम लोग क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने के बाद हम आपको बताते हैं कि इनका संयोजन क्या होता है, क्या नहीं होता, सारा डिटेल से जानते लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, हमने समांतर क्रम संयोजन तैयार कर लिया है। अब हमने क्या क्या किया है, ध्यान से समझिएगा। कंडीशन यहाँ ये है कि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान है। जितने सेल जोड़ोगे, सबसे पहली स्थिति कि यहाँ सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान है। सभी सेलों का विद्युत वाहक बल ई तथा प्रतिरोध आर हो, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? आर हो। आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? आर हो। तब ठीक ध्यान दीजिएगा, यानी जितने सेल जोड़ोगे सभी सेलों का विद्युत वाहक बल ई होना चाहिए। चाहे एक सेल जोड़ो, चाहे दो सेल जोड़ो, चाहे तीन सेल जोड़ो, चाहे चार सेल जोड़ो, चाहे एन सेल जोड़ो, भाई सभी सेलों का विद्युत वाहक बल ई होना चाहिए और आंतरिक प्रतिरोध आर होने चाहिए। तो देखिए सबके हैं। अब बात आती है समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा भैया, इस प्रकार के संयोजन में सभी सेलों का धन प्लेट, सभी सेलों का धन टर्मिनल एक बिंदु से जुड़ा होता है, तथा दूसरा जो ऋण वाला टर्मिनल होता है वो किसी एक बिंदु से जुड़ा होता है। बिंदु का नाम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो ए, और क्या नाम दे सकते हो बी। फिर से मैं बता रहा हूं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार के संयोजन में जो सभी सेल होते हैं, जोड़े गए सभी सेलों का धन वाला टर्मिनल वो एक बिंदु से जुड़ा होता है, और जो निगेटिव वाला टर्मिनल है ना, वो भी एक बिंदु से ही जुड़ा होता है। तो ये कौन सा संयोजन कहलाता है? पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। बात क्लियर हुई? अगर बात क्लियर हुई होगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप डिफिनीशन लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। हमने बोला है आप वीडियो को जो है पॉज करके, या तो वीडियो को वही पॉज कर दोगे तो सुनोगे कैसे, समस्या ही है। तो अब धीरे धीरे करके लिख लीजिएगा। मैं फिर पुनः बोल दे रहा हूँ, इस प्रकार के संयोजन में सभी सेलों का धन टर्मिनल एक बिंदु से जुड़ा होता है, ऋण वाला टर्मिनल एक बिंदु से जुड़ा होता है। बात समझ में? अब आइए हम लोग इसका व्यंजक निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या मानते हैं? अब हम लोग क्या करते हैं, माना सेल का विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आर है। तो सबसे पहले माना कितने सेल जुड़े गए हैं? ये एन। तो माना एन सेल किस क्रम में जुड़े हैं? ये बताइए किस क्रम में? माना एन सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में क्या है? जुड़े हैं। जिनका विद्युत वाहक बल ई है, जिनका विद्युत वाहक बल ई है, विद्युत वाहक बल क्या है? ई है, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, तथा बाह्य प्रतिरोध क्या है? कैपिटल आर है। बस इतना लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में आपको। ठीक, इतनी बातें समझ में आई? देखिए सभी सेलों का विद्युत वाहक बल ई है। कितने जोड़े हो? एन सेल जोड़े हो। किस क्रम में जोड़े हो? समांतर क्रम में जोड़े हो ना। उसके बाद बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इतना लिख लिए।
अब आइए हम लोग समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको इस समांतर क्रम संयोजन में सेलो द्वारा अधिकतम धारा ज्ञात करना है, धारा का अधिकतम वैल्यू ज्ञात करनी है। तो धारा ज्ञात करने के लिए हमारे पास I = V/R है। तो हमको फार्मूला पता है कि परिपथ में अधिकतम धारा का मान हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में भी, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा के रखा है, वहां पर अधिकतम धारा ज्ञात किया गया, यहाँ पर भी अधिकतम धारा ज्ञात करेंगे। तो अधिकतम धारा ज्ञात करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली, वो हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले बताओ मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, चाहे इसका हो चाहे इसका हो चाहे इसका हो चाहे इसका हो। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या मान लेते हैं, कैपिटल ई। अब बताओ तो n सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, आपने n सेल जोड़ा है, मैंने एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो n सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, ये मैंने आपसे पूछा। तो आप समझिएगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो भाई देखो इनका सारा जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, वो पूरे पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ के एक बिंदु पे आ गए। तो एक बिंदु पे आ गए तो ये सब मिलके एक टर्मिनल हो गया, और इधर सब मिलके एक टर्मिनल हो गए। तो भाई ये n सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो E के ही बराबर होगा। या तो आप उस बात को याद कीजिए, मैंने बताया था कि जो रास्ता होता है, रास्ता बदलने पे धारा का मान बदल जाता है, और रास्ता बदलने पर धारा का मार्ग बदल जाता है, पर बिंदु बदलने पर विभव और विद्युत वाहक बल बदलता है। परंतु यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये A और B हर एक टर्मिनल के लिए है, चाहे आप इसके लिए बात कर लीजिए, चाहे इसके लिए, चाहे इसके लिए। तो भाई बिंदु नहीं बदल रहा है, यहाँ पर बिंदु A और B ही है, इसलिए जो विद्युत वाहक बल होगा वो समान होगा, विद्युत वाहक बल नहीं बदलेगा। यानी n सेलों का विद्युत वाहक बल कितना होगा, E होगा। बात समझ में आया? तो लिखेंगे ठीक। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल E, तो n सेल का विद्युत वाहक बल, n सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, मान लेते हैं, एक मिनट, n सेल का विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, E किसके बराबर हो जाएगा, E। समीकरण नंबर आप 1 बना लीजिए। ये बात अगर आपको समझ में आई हो तो आप समझिए, बहुत बढ़िया बात है कि ये E कैसे हो रहा है। भाई एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो n सेल का विद्युत वाहक बल E कैसे? तो मैं आपको बता रहा हूं, या मैंने आपको बता के रखा कि भाई विभव, ये विद्युत वाहक बल E हो चाहे विभव हो, बदलेगा तब जब बिंदु बदलेगा। हर एक के लिए A और B ही बिंदु है, तो विद्युत वाहक बल भी E ही होगा, सबका समान हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम निकालते हैं आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। तो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, देखिए एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गई है, स्मॉल r है, ठीक। तो n सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, n सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो n सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो n सेल का समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला आपको पता होगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3 होता है, ठीक। तो वही हम लोग उपयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/r⁴, यानी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला क्या है, 1/r1, तो 1/r1 के लिए क्या लग जाएगा 1/r, फिर उसके बाद 1/r2, तो 1/r2 के स्थान पे भी r है, फिर प्लस 1/r3, तो इसके लिए भी वही है r ही है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक भी है, कहाँ तक, n तक, कितना तक, n तक, तो n हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे n, क्या n से डॉट डॉट n से, कितने सेल जुड़े हैं, n से जुड़े हैं। बात समझ में आया? इतनी बातें क्लियर हुई। अब सोचो
मैं क्या बता रहा हूं कि सबका हर बराबर है तो अंश जुड़ जाता, यदि 2 सेल होता तो 2/r हो जाता, 3 सेल होता तो 3/r होता, 4 सेल होता तो 4/r होता, 5 सेल होता तो 5/r होता। तो कितने सेल है? n सेल है ना, तो n/r हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना? बात समझ आ रही है तो लिखते हैं 1/r(eq) इक्वल टू कितना हो जाएगा? n/r। अब तो आपको क्या चाहिए कि r रिक्वायर्ड ये चाहिए ना, 1/r(eq) नहीं चाहिए, r(eq) चाहिए। तो ये हम इसको इधर कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, तो r(eq) इक्वल टू ये r ऊपर चला जाएगा n नीचे आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या आ गया? 2। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, रिक्वायर्ड वैल्यू आपको मिल चुकी है r/n। अब हम क्या करते हैं कि मुझे परिपथ में अधिकतम धारा ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते हैं। ठीक, परिपथ में अधिकतम धारा फार्मूला आपने पढ़ा था, I इक्वल टू E रिक्वायर्ड अपॉन कैपिटल R प्लस R। ये रखे। अब हम करते क्या है, समीकरण 1 और 2 से EQ विद्युत वाहक बल का पूरा मान रख देते हैं और R रिक्वायर्ड का मान पूरा रख देते हैं। ठीक, रखते हैं यहां रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से यहाँ अच्छा। तो अब करते क्या है, समीकरण 1 से EQ का मान कितना है? E है तो रखते हैं I इक्वल टू यहाँ E आ जाएगा, फिर यहाँ क्या है? कैपिटल R है प्लस REQ का मान कितना है? समीकरण 2 में देखिए R बटे कितना है? N है। R बटे कितना है? N है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हल करते हैं, इसको बटे आप 1 कर लोगे गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब आइए आगे हल कर लेते हैं हम लोग। अब I इक्वल टू क्या मिलेगा? यहाँ पर n का गुणा यहाँ पर हो जाएगा E बटे n r, और यहाँ आपका क्या मिलेगा? प्लस स्मॉल r। ध्यान दीजिएगा, n का गुणा आपने यहाँ किया तो आपको nr मिल गया प्लस r बटे क्या हो जाएगा? स्मॉल n। n का ऊपर गुणा हो जाएगा तो I इक्वल टू NE बटे nr प्लस स्मॉल r। तो ये आ गए समांतर क्रम संयोजन में सेलों का जो जब समांतर क्रम संयोजन में सेलों को जोड़ा जाता है तो परिपथ में जो धारा का व्यंजक प्राप्त होता है वो I इक्वल टू NE बटे NR प्लस क्या होता है? स्मॉल r। ये वाला व्यंजक होता है। यहाँ स्थिति लगा लेते हैं गाइस। स्थिति क्या है? केस नंबर 1 या स्थिति पहला क्या है? यदि हम मान लें कि बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा हो, या तो हम कहें कि यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? नगण्य हो। किसकी तुलना में? बाह्य प्रतिरोध की तुलना में। तो क्या लिखते हैं? यदि स्मॉल r क्या हो? बहुत छोटा हो कैपिटल R से। किससे? कैपिटल R से, अर्थात कैपिटल R काफी बड़ा हो तो क्या होगा? तो ये R की नगण्य हो जाएगा, अर्थात आपका R नगण्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, R की उपेक्षा कर देंगे तो I इक्वल टू मिलेगा NE बटे NR। ये कैंसिल हो गए, I बराबर आ गया E बटे R। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो I बराबर E बटे R आया है, ये एक सेल का विद्युत वाहक बल है। एक सेल द्वारा प्राप्त धारा है। देखिए, ये एक सेल द्वारा क्या है? प्राप्त धारा है। ये याद है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ देखिए, जब आपने क्या स्थिति रखा, यदि बाह्य प्रतिरोध का मान ज्यादा हो आंतरिक प्रतिरोध से, या आंतरिक प्रतिरोध छोटा हो बाह्य प्रतिरोध से, तब क्या होगा? तब जब हम समांतर क्रम में सेलों को जोड़ेंगे तब हमको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि चाहे जितना सेल जोड़ डालेंगे सभी सेलों का जो धारा होगा वो एक सेल के बराबर ही मिलेगा। समझे? हमने क्या कहा? यदि बाह्य प्रतिरोध का मान
आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा हो तो सेलों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अगली स्थिति रखते हैं। अगली स्थिति रखने के लिए गाइस हम लोग इधर हम लोगों को मिटाना पड़ेगा। तब तक एक मिनट गाइस, वहां थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ दूसरी स्थिति यहाँ समझ लेते हैं। वो स्थिति दो क्या है, ध्यान दीजिए, स्थिति दो क्या है, यदि हम कहें कि यदि कैपिटल आर बड़ा हो स्मॉल आर से, यदि कैपिटल आर बड़ा हो स्मॉल आर से, समझिए, यदि कैपिटल आर बड़ा हो स्मॉल आर से, कहने का मतलब यदि इस बार एक मिनट वही सब तो केस दो भी वही रखा है। इस बार हम लोग क्या करते हैं, ये मानते हैं यदि स्मॉल आर बड़ा हो कैपिटल आर से, यानी यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो बाह्य प्रतिरोध से, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी ये ज्यादा हो बाह्य प्रतिरोध से, तब क्या होगा, आइए रखते हैं। तब आर जो है आर की उपेक्षा हो जाएगी, कैपिटल आर उपेक्षा यानी कैपिटल आर नगण्य हो जाएगा। तब कैपिटल आर लगभग 0 हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, आई इक्वल टू एन ई, क्या है एन ई बटे एन आर, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचा आर बचा। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एन गुणे ई बटे क्या हो जाएगा आर, ये आई आ गए। तो आप इस फार्मूले में देखिए, इस फार्मूले में क्या आया, ये ई बटे आर एक सेल द्वारा प्राप्त धारा है। ई बटे आर क्या है, वहां एक सेल द्वारा प्राप्त धारा है। अब एक में किसका गुणा किया गया है, एन का गुणा किया गया। किसका गुणा किया गया, एन का गुणा किया गया। अर्थात जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो बाह्य प्रतिरोध से, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो बाह्य प्रतिरोध से, तब सेल को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, क्योंकि तब समांतर क्रम जोड़ने से सेल में अधिकतम धारा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार दोनों स्थिति आपकी कंप्लीट होती है। गाइस आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने इसके लिए डायग्राम बना के रखा है कि जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो, अर्थात अलग अलग हो, तब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो व्यंजक क्या प्राप्त होता है धारा के लिए, वो हम लोग ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ कितने सेल लिए हैं, 2 सेल, एक सेल E1 है, एक सेल E2 है, या हम कह लिए जाए कि हमने यहाँ 2 सेल लिए हैं, जिनके दोनों सेल, एक सेल का विद्युत वाहक बल E1 और आंतरिक प्रतिरोध R1 है, और दूसरे का विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R2 है। ये AB के अंदर जुड़ा है, ये CD के अंदर रखा गया है, और ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो अब हम लोग धारा का लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना इसमें जो विभवांतर होगा V, इसका भी विभवांतर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो लिख देते हैं, माना AB व CD पर उत्पन्न विभव V क्या है, उत्पन्न विभव V। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा ना कि समांतर क्रम संयोजन में चाहे विद्युत वाहक बल हो चाहे विभव हो, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, ये बातें समझ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो उत्पन्न विभव है वही ज्ञात करेंगे। पहले AB के लिए निकाल लेंगे, फिर CD के लिए निकाल लेंगे। तो चलिए, शाखा AB में उत्पन्न विभव, AB में उत्पन्न विभव, तो विभव का फार्मूला लगाइए। अब आप क्या पढ़े हो फार्मूला भी बताइए जरा सा, आपने ये फार्मूला पढ़ा है, V बराबर क्या था, E माइनस आई आर, ये आपने पढ़ा। तो इस फार्मूले से जब शाखा AB की बात होगी तो V बराबर E के स्थान पे क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, माइनस प्रवाहित होने वाली धारा। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने धारा नहीं दिखाया था, तो मान लेते हैं इनसे प्रवाहित होने वाली धारा I1 है। ये I1 A से पहुंचा, अब E2 से निकलने वाली धारा क्या हो गई, I2।
ये I1 और I2 मिलके इसमें आए तो यहाँ हो गए I1 प्लस I2। ध्यान समझिएगा, ये दोनों धाराएं C को जब क्रॉस की तो I1 प्लस I2 हो गए। फिर आगे गए, फिर यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर भी I1 प्लस क्या थे, I2 थे। पर जैसे ही D पे पहुंचे तो D से जब इधर गए तो इधर कौन सा हो गया, I2 हो गया, और इधर कौन सा हो गया, I1 हो गया। तो इस प्रकार परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अब शाखा AB में कौन करंट फ्लो हो रहा है, I1। यहाँ I1 हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध कौन है, R1। ठीक, समीकरण नंबर 1। ऐसे हम किसके निकालेंगे, शाखा CD में, शाखा CD में उत्पन्न विभव, उत्पन्न विभव। तो शाखा CD में उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, चलिए V बराबर अब E माइनस IR, तो E के स्थान पे कौन है, E2 है, माइनस प्रवाहित होने वाली धारा कौन है, I2 है, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कौन है, R2। समीकरण नंबर क्या आ गया, 2। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, पर एक शर्त के साथ। समीकरण 1 में R2 का गुणा करके जोड़ेंगे, समीकरण 2 में जो है R1 का गुणा करके जोड़ेंगे। समीकरण 1 में R2 का दोनों तरफ गुणा करेंगे, समीकरण 2 में R1 का गुणा दोनों तरफ करके तब जोड़ेंगे। ये लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे इसको, समीकरण 1 गुणे R2 प्लस समीकरण 2 क्या, समीकरण 2 गुणे R1, ये कर लेते हैं। ठीक, समीकरण 1 गुणे R2, समीकरण 2 गुणे R1। तो समीकरण 1 क्या है, ये जब हम यहाँ आप R2 का गुणा करेंगे तो VR2 हो जाएगा। ठीक, प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में जोड़ना है, इसको करेंगे तो इसमें R1 का गुणा हो जाएगा, VR1 बराबर। अब चलिए इसमें गुणा करेंगे, इसमें R2 का गुणा करना है, E1 और क्या हो जाएगा, R2 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस I1 R1 और R2 हो गए। ठीक, आपने इनमें गुणा कर दिया। अब यहाँ की पारी है, अब इसमें करेंगे तो E2 वाले में किसका करना है, E2 वाले में करना है R1 का, E2 इंटू R1 कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ करेंगे, यहाँ कर देंगे तो माइनस I2 R1 इंटू कितना हो गया, R2। ये आपने गुणा करके जोड़ दिया, गुणा करके आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर से समझिएगा, आप R2 का गुणा इसमें करना था, R1 का गुणा इसमें करके जोड़ देना था। अब देखिए दोनों में V कॉमन है, दोनों में V उभयनिष्ठ, क्या आपके सामने बचा R2 प्लस R1, आप इसे R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं, बराबर। अब इसको और इसको एक तरफ करो, क्या आएगा यहाँ E1, फिर R2, इनको इधर लाएंगे तो E2 और R1 आ गए, कोई दिक्कत। अब आप देखिए अगला, दोनों में माइनस कॉमन है, दोनों में क्या है, माइनस कॉमन है, और R1 और R2 कॉमन है, दोनों में R1 R2 कॉमन है, दोनों में R1 और R2 आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ I1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, I2। माइनस कॉमन ले लिए थे, प्लस हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत किसी को। आपने क्या किया, पुनः समझ लीजिएगा, आपने R2 का गुणा करके इसमें और R1 का गुणा इसमें करके जोड़ दिए, उसके बाद हम लोगों ने हल किया यहाँ तक आ गया। तो V बराबर E1 है, फिर क्या है भैया, R2 है, प्लस E2 इंटू कितना है, देखिए E2 इंटू कितना है, R1 है। ठीक, अब ये इधर आए तो बटे में लग गए, बटे में क्या लग दिया गया, R1 प्लस क्या, R2, R1 प्लस R2 माइनस ये कौन है, R1 इंटू R2, फिर I1 प्लस कौन हो गया, I2, पूरे के बटे क्या है, R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2। ये आपको समझ में आया। आपने क्या किया कि R1 R2 इधर कर दिए, R1 R2 इसके भी बटे हो गए, इसके भी बटे हो गए। ठीक, गाइस ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग समीकरण नंबर 3 बना लिए। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 और बनाते हैं, V बराबर E माइनस आई आर करेंगे। V बराबर E माइनस आई आर से तुलना करने पर या समीकरण ये बना लीजिए 4, यहाँ लिखेंगे
समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, ध्यान से समझिएगा गाइस, तुलना करने पर। अब जब आपने समीकरण 3 व 4 की तुलना किया तो ई के स्थान पे ये है और आई के स्थान पे आपका ये है। देखिए ये I1 प्लस I2 और आर के स्थान पे ये चीज मिल रहा है R1 R2 और R1 प्लस R2। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस ई के स्थान पे क्या है, देखिए इस ई के स्थान पे क्या है, ई बराबर, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, या ई इक्वाइड कर सकते हैं, क्या आ जाएगा E1 आएगा, फिर क्या आ जाएगा E1, ध्यान दीजिए E1 R2 प्लस E2 R1, ये इतनी बातें क्लियर हुई, बटे क्या है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। अब इसे हम लोग हल करते हैं, क्या करते हैं, R1 R2 से सब में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, अंश व हर में R1 R2 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। चले करते हैं भाग, देखते हैं क्या आता है हम लोगों का। तो चलिए EQ इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब आप E1 करेंगे फिर R2 करेंगे बटे R1 और R2 कर देंगे, प्लस E2 R1 है बटे क्या कर देंगे R1 R2, पूरे के बटे कितना है, यहाँ पूरे के बटे R1, ध्यान दीजिएगा, इसके भी करेंगे R1 बटे क्या हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 बटे R1 R2। ठीक, अब देखिए ये R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, ये R1 से R1 कैंसिल, ये R2 से ये R2 कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बचा, क्या व्यंजक बचा, EQ इक्वल टू कितना मिला, E1 बटे R1 कितना बचा है, E1 बटे R1 बचा है, प्लस क्या बचा है E2 बटे R2, ठीक, E2 बटे R2 और पूरे के बटे में क्या मिला है 1 बटे R2 और 1 बटे R1। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे R1 और प्लस 1 बटे R1, ये इतनी बातें मिल गई। ठीक, E रिक्वायर्ड इक्वल टू इतना मिल गया। ठीक, तो गाइस ये हो गया आपका सेल के विद्युत वाहक बल के लिए रिक्वायर्ड का फार्मूला। जब सेलों का विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न हो और आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो, तब के लिए जो आपका विद्युत वाहक बल EQ इक्वल टू होता है, ये होता है E1 अपान R1, E2 अपान R2 और 1 अपान R1 और R2 के इक्वल होता है। ठीक, आपने किया क्या, आपके सामने ये बताया गया। सबसे पहले आपने V और AB में आपने विभव निकाला, फिर CD में विभव निकाले, दोनों की आपने क्या किया, समीकरण 1 में R2 का गुणा किए, समीकरण 2 में R1 का गुणा करके जोड़ दिए, जोड़ने के बाद आपको ये पद मिला, फिर इसको हम लोगों ने इससे तुलना किया, इसको तुलना करने के बाद E बराबर ये आपको मिला और R बराबर आपको ये चीज मिला, इतना। तो भी आपने E का मान यहाँ निकाला है, E का मान निकालने के लिए क्या किए, E इक्वल टू इतने आ गए, फिर आपने किया क्या R1 R2 से सभी में भाग दे दिए, तो आपको वो चीज मिल गया। ठीक, E रिक्वायर्ड इतना मिल गया। अब आपको R निकालना, क्या निकालना, R निकालना है, तो चलिए R निकालते हैं। तो इस परिपथ को यहाँ से मूव कर लेते हैं, तो इस बार हम लोग क्या निकालेंगे R। तो R EQ इक्वल टू कितना मिलेगा, कंपेयर किए थे ना कहाँ, तो R बराबर कितना, देखिए वहाँ है R1 R2 बटे कितना है R1 प्लस R2, R1 प्लस कितना है R2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे गाइस हम लोग इसको, अब देखिए क्या है R1 R2 ये हो गए। अब मुझे रिक्वायर्ड समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है 1 बटे REQ होता है, ऐसे करके, तो ये 1 बटे हुआ, ये ऊपर चले गए, ये ऊपर गया, तो R1 प्लस क्या हो गया R2 बटे R1 इंटू R2। अब देखिए एक बार हम इसको अलग करेंगे, एक बार इसको अलग करेंगे, तो 1 बटे REQ इक्वल टू कितना आ गया R1 बटे R1 प्लस R2, सॉरी ऐसे है, देखिए ये इतना को अलग कर लेंगे, तो R1 बटे R1 इंटू R2 प्लस इतने को अलग करेंगे तो R2 बटे क्या आ जाएगा R1 R2, ये R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, तो 1 अपान REQ इक्वल टू कितना आ गया 1 बटे R2
और प्लस 1/R1। तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का रिक्वायर्ड का व्यंजक आया वो इस प्रकार आया। यहाँ विद्युत वाहक बल का रिक्वायर्ड मिला है, यहाँ किसका मिला है, आंतरिक प्रतिरोध का रिक्वायर्ड। अगर मुझे परिपथ में अधिकतम धारा ज्ञात करनी है तो परिपथ में अधिकतम धारा भी ज्ञात कर सकते हैं। परिपथ में अधिकतम धारा, तो परिपथ में अधिकतम धारा आपने पढ़ा था I = E रिक्वायर्ड, ठीक, बटे कैपिटल R और R EQ। तो सबका मान रख देते हैं। E EQ का मान वहां पर आप देख रहे हैं कितना है, E1/R1 प्लस E2/R2, ठीक, बटे पूरे के बटे कितना है 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये फुल के बटे क्या हो जाएंगे R, कैपिटल R, और स्मॉल REQ का मान कितना 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये परिपथ में अधिकतम धारा का व्यंजक भी आपने प्राप्त कर लिए कि जब सेलों का विद्युत वाहक बल अलग अलग हो और आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो तो ये होता है। ये तब के लिए ये परिपथ की अधिकतम धारा का व्यंजक हो गया। तो इस प्रकार आप परिपथ में अधिकतम धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कर सकते हो। तो गाइस थोड़ा सा क्या था कि लंबा है पर हार्ड नहीं है। आप एक बार प्रयास करोगे, एक बार देखने से नहीं समझ में आता तो आप पुनः वीडियो को देखिए, आपको दोबारा जरूर समझ में आएगा गाइस, क्योंकि आप ही लोगों के लिए सब बनाया गया। एक कहावत है, एक क्या कहावत है जानते हो, कि कहानी है उस थोड़ी सी 2 लाइन के, 2 आपका 1 मिनट समय वाली बस। वो क्या है कि एक इंसान ने कहा है कि यदि हम लोग किसी पत्थर के टुकड़े को पहली बार जब फेंकते हैं, जब किसी पत्थर के टुकड़ों को हम लोग पहली बार फेंकते हैं तो वो पत्थर का टुकड़ा कुछ दूरी जाता है। मान लीजिए कि आपने पूरी कैपेसिटी लगाकर अपनी उस पत्थर को फेंका, वो 80 मीटर गया। कितना गया 80 मीटर गया। फिर जब आप 80 मीटर फेंक लेते हो ना, तो दोबारा जब उस पत्थर को फेंकते हो तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर बैठ जाता है गाइस कि अब इस बार हम 80 मीटर से ज्यादा पत्थर फेंकेंगे, और आप एक बार असफल होते हो, फिर दोबारा जब फेंकते हो तो 80 मीटर को पत्थर क्रॉस कर जाता है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर क्या होता है कि जब आप पहली बार पत्थर को फेंकते रहते हो तो पहली बार जब पत्थर को फेंकते हो तो कोई टारगेट नहीं रहता, कोई एम नहीं रहता कि हम यहां तक पहुंचना है। जब आप वहां तक पहुंच जाते हो तो दूसरी बार आपका टारगेट बनता है कि मुझे पहले से ज्यादा फेंकना है। ठीक, तो गाइस आप लोग पहले अपना कदम उठाइए, एक कदम आगे की तरफ बढ़िए कि इसको आप एक बार पढ़िए, एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार टारगेट बनाओ कि मुझे आना ही चाहिए, ये आपका एम होना चाहिए गाइस। तो आप एक कदम बढ़ाओ, दुनिया आपको जो 2 कदम खेल कर खुद ही बढ़ा देगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ सेशन को जबरदस्त शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए।